हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 विच इज बीन इंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था रील में, आज हम इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट को करेंगे और बहुत ही डेप्थ में देखेंगे कि आर्टिकल 21 विद इन इटसेल्फ मल्टीपल आर्टिकल्स को कैसे होल्ड करता है और एक पॉइंट ऑफ व्यू पे हम काम करेंगे सो दैट हमारे मेंस के आंसर राइटिंग और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 21 हमको हो सके। दोस्तों, हमें ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हमें जानना है कि आर्टिकल 21 बेसिकली है क्या, और कुछ प्रीकर्सर्स है जिसके बारे में बात की जाएगी, जैसे यूथेनेशिया क्या है, सुसाइड क्या है। क्योंकि अभी तक जो हम जानते हैं वो ये है कि इट इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट ऑल्सो there are 19 different articles which are being enshrined as sub articles in this particular article। और ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू किस तरह से आर्टिकल 21 जो है एक एवर एक्सपैंडिंग स्कोप की तरफ जा रहा है, हम उसकी तरफ जरा ध्यान देंगे। आर्टिकल 21 कहता क्या है? वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आपकी पर्सनल लिबर्टी और आपकी लाइफ की रक्षा आप कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा स्थापित की जाएगी। और यदि जब तक न्याय आपको आपके पर्सनल लिबर्टी या लाइफ के ऊपर कोई एक्शन नहीं चाहता, तब तक आपको इसके तहत प्रोटेक्शन मिलेगी। यानी कि कोई अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उसकी सजा तो मिलना है, उसको आप प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर नहीं ले सकते। तो न्याय ही आपके इस पूरे टॉपिक में आप देखेंगे कि लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्दर ऑन, अब इस बारे में हम सबसे पहले, ये बात उठी कहां से, हम बात करेंगे गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है, जहां पे कोर्ट बहुत क्लियर कट स्टेट करती है कि नो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ और लिबर्टी अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट, thus the executive is prevented from violating life and liberty only without backing of law। the court endorsed the प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आप देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के लिए कोर्ट बार बार इस चीज पर जाएगी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। जो प्रोसीजर है आप उसी के तहत जो है कार्यवाही करेंगे, और आपको ये ध्यान देना होगा कि आप किसी भी तरह से लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर इंफ्रिंजमेंट ना करें। ये लेजिस्लेटिव को भी एक आपका इंस्ट्रक्शन दी गई फ्रॉम द कोर्ट इटसेल्फ। फर्दर, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का ये केस, जिसमें कि कोर्ट बहुत ही सीधे ढंग से ये संज्ञान लेती है और कहती है कि आर्टिकल 19 और 21 जो है वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है। यहाँ पे लीकेज का, यानी कि इसके मिसयूज का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विकल्प निकल सकता है। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि आर्टिकल 19 की ही तरह आर्टिकल 21 में भी यदि कोई भी सब आर्टिकल ऐड होता है तो वो एक टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस को पूरा करे, रीजनेबल हो। फर्दर कोर्ट ये कहती है कि इस पूरे आर्टिकल, जितने भी लॉज आर्टिकल 21 के अंडर बनेंगे, वो प्रोसीडिबली और सब्सटैंटिवली फेयर होना चाहिए। और इस दौरान अमेरिकन कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ये इनकॉर्पोरेट करती है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट आता है राइट टू डाई। सी, लाइफ एंड डेथ आर different sides of the same coin. So we need to understand right to die to understand right to life. Now to understand this, हर कोई, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सुसाइड। सुसाइड क्या है? आत्महत्या। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी डिक्लेयर्स कि ये आत्महत्या करना एक क्राइम है। अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्राइम है, अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सेकेंड, अबेटमेंट 306 में आता है। अबेटमेंट का मतलब है किसी को प्रोत्साहन देना कि जा भाई आत्महत्या कर ले, ये भी एक क्राइम है। और ऐसा क्यों है? इसके डीक्रिमिनलाइजेशन के फेवर में हम 309 की बात करेंगे। सबसे पहले वॉयलेटिव ऑफ, इट्स अ वॉयलेशन ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ बहुत बड़ा है, जैसे जैसे आप इसको समझेंगे तब हम एक बार फिर सुसाइड की बात करेंगे कि किस तरह से वॉयलेटिव है राइट टू लाइफ के लिए। सेकेंड, मैक्सिमम डेमोक्रेसीज में आज जो हम देखते हैं, मेच्योर डेमोक्रेसीज में आर्टिकल 309 जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
ब्रिटेन, जहां से हमने खुद 309 को कॉपी किया था, उसने 1961 में ही इसको रिपील यानी कि खत्म कर दिया। हिंदुस्तान में जैनिज्म में हमारे जैन मॉन्क जो है उनको राइट टू डाई को रिकॉग्नाइज किया गया इन इनटू इंडियन फिलोसफी, जहां पे वो मरने तक अपना खाना पीना छोड़ते हैं और प्रभु की पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसे संथारा या सलेख ना बोलते। फर्दर, एक और आपको समझना होगा, कमीशन ऑफ क्राइम वर्सेस अटेम्प्ट। अब 309 एक ऐसा ऐसा आप कहें सेक्शन है आईपीसी का, जो अगर तो सुसाइड कर दिया तो आपका सक्सेसफुल कमीशन हो जाएगा, आपको जो आपने करना था कर दिया, बट अगर नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा अगर आपने अटेम्प्ट किया। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपने सक्सेसफुल कमीशन किया तो आपको पनिशमेंट देगा कौन, ये भी देखना है। तो मतलब ये अपने आप में एम्बिग्यस है, ये अपने आप में विरोधाभास में है ये एक्शन खुद। सो अब डीक्रिमिनलाइजेशन के अगेंस्ट में अगर मैं आपसे बात करूं इसको समझने के लिए, तो आप देखिए, राइट टू डाई इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अजम्पशन ऑफ कैपिटलिज्म। लाइफ एक प्राइवेट एंटिटी है, पर्सनल प्रॉपर्टी। यदि किसी को लगता है कि मेरे को उसको खत्म करना है तो वो खत्म कर लेता है। अब उसके पीछे की कंडीशंस कैन बी एनीथिंग। सेकंड, अब हमारे इंडिया में वी डोंट हैव राइट टू डाई, दैट इज नो ऑब्जर्व टू राइट टू लाइफ। ये बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए, सरकारों की, स्टेट की ये ड्यूटी है कि वायलेंस को प्रिवेंट करे, चाहे वो यदि कोई अपने ऊपर ही क्यों ना कोई वायलेंस करे। जब कोई सुसाइड करता है वो बड़े वायलेंट तरीके से अपनी लाइफ को खत्म करेगा दोस्तों, तो उसके ऊपर इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फिनिश इट। सेकेंड, लॉ कमीशन बार बार डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 309 की अपील कर चुका है कि आप इसको आप डीक्रिमिनलाइज कर दो, रिकमेंडेशन दे चुका है, और ये मुद्दा अभी भी जारी है। नोट है बच्चों, सुसाइड इन इंडिया 19th रैंक पर है हम, दुनिया के सुसाइड का जो रैंक आता है, और उसके भी अगर हम डेप्थ में जाएं तो पुडुचेरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट है, उसके बाद सिक्किम, तमिलनाडु, केरला फॉलो अप करते हैं। अब बात करेंगे पी रथिनम केस की। 1994 सुप्रीम कोर्ट सीधी बात बोलती है कि अगर आप अटेम्प्ट टू सुसाइड को पिनलाइज करते हैं, अगर आप उसको क्रिमिनल ऑफेंस मानते हो, इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। फिर इस पूरे फैसले को पलटा जाता है ज्ञानकौर केस 1996 में, जहां पे कोर्ट रिवर्स करती है वर्डिक्ट को और रिस्टोर सेक्शन 309 टू स्टेटस क्यू आंटे, यथास्थिति बरकरार करती है। और वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और डिजायरेबिलिटी ऑफ लॉ में एक डिस्टिंक्शन है, एक फर्क है। कोर्ट ये भी कहती है कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, बट इट इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। स्वाभिमान के साथ आपका डेथ हो, आपका ये राइट बनता है। सीए थॉमस केस 2000 सन 2000 में कोर्ट रिजेक्ट करती है एक नोशन जो कि वॉलेंटरी डेथ का है। सीए थॉमस कहते हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ से अपना पूरा सेटिस्फाइड हूं, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी इच्छा मृत्यु कर लूं, जिसपे कोर्ट उसको रिजेक्ट करती है, इस नोशन को, इसको, इसकी प्ली को रिजेक्ट किया जाता है। अंगस टाइप को भी सुसाइड अटेम्प्ट के तहत ही लिया जाता है इंडिया में अंडर सेक्शन 309, बिकॉज आमरण अनशन है कि जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक खाऊंगा नहीं, या मेरी डिमांड मानो, तो इट इज काइंड ऑफ दिस टेकन एज अ सुसाइड अटेम्प्ट। अब अगला जो टॉपिक बिफोर वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 21 इज यूथनेशिया, मर्सी किलिंग। देखिए, मर्सी किलिंग जो है ये दो टाइप की बच्चों, एक है एक्टिव जो कि इंजेक्शन या लीथल ड्रग, मोस्टली पॉइजन होगा, के द्वारा किसी को इच्छा मृत्यु दी जाती है, ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी अलाउड नहीं। दूसरा है बच्चों पैसिव, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है। अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे कोई वेंटिलेटर पे है, अब वेंटिलेटर पे वो है जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट पे है, कोमा पेशेंट है ना, जिसका बॉडी में कोई हलचल नहीं है परंतु उसके वाइटल्स चल रहे हैं, ऐसे में लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाता है, इसको हम पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं। इसको फर्दर अगर हम कैटेगराइज करें तो दो टाइप का, एक है वॉलेंटरी जो सेल्फ अप्रूवल, पेशेंट बोलता है कि मेरा सेल्फ अप्रूवल है कि आप जो है मेरे को इच्छा मृत्यु चाहिए, और दूसरा है इनवॉलेंटरी जिसमें डिसीजन लेता है कोई और। ये वेजिटेटिव यानी कि पैसिव में आपको जो कैटेगराइजेशन आती है वो है इनवॉलेंटरी।
बिकॉज जो पेशेंट इज ऑलरेडी इन वेजिटेटिव स्टेट, तो उसके डिसीजन उसके बिहाफ पे उसका कोई फैमिली का मेंबर लेता है। अब आर्ग्यूमेंट्स को अगर हम इन फेवर देखें तो देखिए, यदि कोई वेजिटेटिव स्टेट में है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और उसका मेडिकल, चलो जब होगा तब होगा, लेकिन बहुत लॉन्ग चल रहा है, तो इट विल हेल्प इन एंडिंग द इंडिविजुअल सफरिंग, राइट। सेकंड, इट इज ऑलरेडी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल्स। हम जानते हैं कि कई बार हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति विशेष जो कि काफी टाइम से वेंटिलेटर सिस्टम पे चल रहा है, डॉक्टर्स बिकॉज कॉस्ट ज्यादा है तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अब हम इसको सपोर्ट को हटा दें, बिकॉज देर आर अदर पेशेंट्स दोज हु माइट बी रिक्वायरिंग द वेंटिलेटर्स, और वेंटिलेटर्स एक लिमिटेड नंबर्स में ही होते हैं हॉस्पिटल्स में। फर्दर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, जो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा है, तो वेजिटेटिव पेशेंट्स को सरवाइव करना ही बहुत ज्यादा इसमें जो है पैसा लगेगा, तो इट इज ओके यूथनाइज करना। बट अगर मैं अगेंस्ट बात करूं तो पहला पॉइंट तो यही है जी कि मिरेकल्स तो होते ही हैं, चमत्कार होंगे, क्या पता कब कौन कहां से उठ जाए। मुन्ना भाई एमबीबीएस सबने देखी होगी, तो उसमें जो नरेटर है वो भी तो वेजिटेटिव स्टेट में दिखाया गया था और वो एकदम उठ जाता है। और मिरेकल्स ऐसे होते हैं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड, एक शक होता है कि इसका इनवॉलेंट्री यूथनेशिया है, तो भैया इसमें ऐसा तो नहीं कि इसका कहीं मिसयूज हो जाए। तो देखिए, जब सरकार अलाउ करती है तो उसके पीछे कई सारे बैरियर्स भी लगाती है कि कैसे होगा अगर होगा तो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप सभी वेजिटेटिव परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट के जो पेशेंट्स हैं, यदि हम उन सबको ही यूथनाइज करने लगेंगे, तो फिर आप देखिए जो हमारी जो रिसर्च, मेडिकल रिसर्च चल रही है, वो किसके ऊपर करेगी, उसके लिए टेस्ट मेटर कौन होगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो पेशेंट था, ही वॉज अ टेस्ट मेटर, उसको पढ़ाया जाता था स्टूडेंट्स को कि देखिए ये होता है परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, और फिर उसके ऊपर शोध किया जाता था। ऐसे शोध कैसे होंगे यदि हम यूथनाइज करना शुरू कर देंगे हर वेजिटेटिव स्टेट वाले। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट केस है दैट इज अर्नस्ट शाउनबर्ग केस 2011, जहां पे यूथनेशिया की सबसे पहले बार इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है सरकार। सो इस केस से पहले अगर कोई पैसिव यूथनेशिया की बात करता है तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का उसके ऊपर जो है चार्ज लगेगा। और एक्टिव यूथनेशिया सेक्शन 299 का लगता कैपेबल होमोसाइड, ब्लेम वर्दी है जो। इस केस से पहले तो भैया 306 और 299 ही लगनी थी, बट सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है पैसिव यूथनेशिया फॉर पीपल दोज हु आर इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट एंड इट इज इनवॉलेंटरी ओनली, क्योंकि जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट है वो तो बेचारा हिल नहीं सकता। पर अब जैसे मैंने बोला, कोई मिसयूज ना कर ले इसका, उसके ऊपर कैसे। तो ऐसे केसेस में कोर्ट बोलती है कि एक डिवीजन बेंच ऑफ 2 जजेस, हाई कोर्ट के 2 जजों का एक बेंच बैठेगा जो कि ओपिनियन लेगा एक पैनल ऑफ 3 डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स के एक पैनल से वो ओपिनियन लेगा, और उसके बाद वो डिसीजन लेगा उस केस के ऊपर कि क्या यूथनाइज करना चाहिए या नहीं। सो नाउ अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन टू राइट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 19 विभिन्न सब आर्टिकल्स हैं, और ये सब हम एक वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में हम बाकी के डालेंगे, कुछ आज हम डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर अब मैं बात शुरू करूंगा। सी, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है, एंड बेसिकली लार्जली ये नेगेटिव साउंडिंग है जिनको पॉजिटिव स्पिन दिया गया है, और पॉजिटिव स्पिन देते हुए कुछ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर लगाई गई है कि किस तरह से आप लॉ के इनेक्टमेंट करेंगे इन एक्सपेंशन ऑफ राइट टू लाइफ, प्रिजर्विंग द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21। नाउ बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जिनको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या केसेस के थ्रू हमने इसमें ऐड किया, और ये आज भी ग्रोइंग एविडेंस में चला हुआ है, बढ़ता जा रहा है। और इसकी सिमिलर टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये जो है आर्टिकल बढ़ता जा रहा है, और थ्रेशोल्ड नो डाउट एक बड़ा थ्रेशोल्ड है, लेकिन एक कॉमनैलिटी में कि हम राइट टू लाइफ के बीच में क्या क्या आ सकता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले राइट टू लिव विद डिग्निटी, स्वाभिमान के साथ आप जीवन जिए, उसके लिए क्या जरूरी है। सो फ्रांसिस कॉलिन मोलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कोर्ट ये देखती है कि आपको रोटी कपड़ा और मकान, ये कंसेप्ट तो हम सबको पता है ना बच्चों, रोटी कपड़ा और मकान, तो कोर्ट बोलती है कि दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी,
and that goes along with necessities of life such as adequate nutrition, roti, clothing, कपड़ा और shelter, मकान, over the head. So रोटी, कपड़ा और मकान को ये ऐड करती है राइट टू लिव विद डिग्निटी में, एंड बोलती है कि ये एक बेयर मिनिमम एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ है. तो पहला आर्टिकल जो राइट टू लाइफ में जुड़ा वो था राइट टू लिव विद डिग्निटी, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. दूसरा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस को फॉलो अप करती है, बोलती है रोटी, कपड़ा, मकान तो बेसिक नीड है ह्यूमैनिटी की. अगर आपके पास वही नहीं तो आपके पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैसे आएगी, आपको स्वाभिमान ही नहीं होगा. सो इस पे फर्दर हम चलें तो राइट टू डाई विद डिग्निटी, जिसकी मैंने यूथनेशिया के टाइम में आपसे एक्सप्लेनेशन की थी. नाउ कॉमन कॉजेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये मानता है कि जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं दे हैव राइट टू डाई विद डिग्निटी बाय रिफ्यूजिंग प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स. फर्दर, राइट टू लाइवलीहुड. अब आपके रोटी, कपड़ा, मकान है, चलिए अगर आप वेजिटेटिव स्टेट में प्रोलॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट है, दर्द में है, तो आपको अलाउ किया जाएगा टू डाई विद डी, बट देन राइट टू लाइवलीहुड. अब क्या है ये? यदि देखिए, आप ये देखिए कि आप ह्यूमन लाइफ, अगर आप डिग्निटी की बात करें तो क्या है? फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू सपोर्ट हिज लाइवलीहुड. आप अपने जीवन की दिनचर्या तो करेंगे ना, रोटी, कपड़ा, मकान से आपको एक टाइम में तो हो जाएगा, बट फिर कमाना है, साधन होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, आप जहां चाहें जैसे करें. आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आपका कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी हेल्प आएगी, है ना. तो वो सब कुछ इसमें ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का एक बेंच बैठता है और कहता है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड. Thus, the court recognizes the right of the payment dwellers and the hawkers in Bombay. However, it does not means, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it does not means कि स्टेट अकाउंटेबल है कि आपको लाइवलीहुड का जरिया दे. अगर आपके पास वो तो आपको अपने खुद देखना पड़ेगा, बट आप कोई भी प्रोफेशन जो लीगली राइट है, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन को आप प्रोफेस कर सकते हैं अंडर राइट टू लाइवलीहुड, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन फंडामेंटल राइट्स. राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी होना चाहिए. रोटी, कपड़ा, मकान देने के बाद जो अगला आर्टिकल हम इसके बारे में बात करेंगे वो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है कि पोल्यूशन कॉज टू द वाटर बॉडीज बिकॉज ऑफ ट्रेनरीज. तो आपको बोलता है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, पोल्यूशन फ्री एयर और वाटर फंडामेंटल राइट है आपका. राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर एक आपका फंडामेंटल राइट है. इसके बारे में बात. फर्दर, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पोल्यूशन फ्री एयर और वाटर को एसेंशियल कमोडिटीज मानते हैं एंजॉयमेंट ऑफ राइट टू लाइफ. सो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट में आपका सैनिटेशन, पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर, ये सब जो है ऐड किया गया राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट अंडर आर्टिकल 21. राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टेट सैंक्शन पॉलिसीज विच प्रोवाइड फॉर द सिस्टम दैट प्रोवाइड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ दोज विद इनएडिक्वेट नीड्स. इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टू द पुअर, डिसएडवांटेज्ड एंड ऑप्रेस्ड, and also includes sickness and disablement allowances provided to the worker. भाई सोशल सिक्योरिटी, आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान है, परिवार भी है, सोशल सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी था. तो इसके ऊपर भी कोर्ट कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस सुभाष चंद्र बोस केस में बात करता है कि राइट टू अचीव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देयर आर आल्सो एसेंशियल फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21. And according to the court, these means include the right to social security. अरे आपके कमाई का साधन है, अगर बाई चांस कोई चोट लग गई, बीमार हो गए, कुछ हो गए, तो वहां से भी तो आपका प्रोटेक्शन होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए. तो उसके ऊपर बात करता है. डेथ सेंटेंस एंड रेयरेस्ट ऑफ रियल डॉक्ट्रिन. अब मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे हमको पूछते हैं कि सर कई सारे केसेस में डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाता. देखिए, डेथ सेंटेंस रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन में आएगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम जो कि इनह्यूमेन हो, जो आप सोसाइटी के कंसाइसेस को हरा दे, उसी में आपको डेथ सेंटेंस देंगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द मेन वैल्यू ऑफ जस्टिस is to make the society aware of
that this is not to be done and to make the person who has did a mistake to make him learn, not to kill him. उसको मारना नहीं है, हमें उसको उसको ध्यान दिलाना है कि तुमने गलती की थी। तो रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन जो है आपका डेथ सेंटेंस में, हम लोग इसको लागू करते हैं। बच्चन सिंह के केस, इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, देखिए सुप्रीम कोर्ट बड़ी क्लियर बात करती है। अब इसमें कोर्ट ये बोलता है कि डेथ पेनल्टी इज अ नेसेसरी इविल एंड डज नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। डेथ पेनल्टी देखिए रेयर ऑफ रेयर क्राइम में आप दे रहे हैं, ये ऐसे बंदे को दे रहे हैं जिसकी वजह से पूरे सोसाइटी का कंसेंसस हिले, या उसने बहुत ही घृणात्मक कार्य किया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इस केस में आप दे सकते हैं। फर्दर बोलता है कि डेथ पेनल्टी मस्ट बी प्रोवाइडेड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। तो आप हर उसमें आप कन्विक्शन, आप डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते जिनमें अलाउड है। फर्दर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में आया था बच्चों। हर सिटीजन के पास आरटीआई के अंदर आप गवर्नमेंट बाउंड अथॉरिटीज है जो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा उनको इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 30 डेज, 30 दिन के टाइम के अंदर आपके प्रश्नावली को उत्तर दिया जाएगा, आपके कार्यों के ऊपर उत्तर दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो कि अपने काम में लगी। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के उससे माध्यम से आया। आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को बोलती है इट इज वाइड इनफ टू एकोमोडेट। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि इट इज वाइड इनफ टू एकोमोडेट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी सच एज राइट टू नो एंड राइट टू बी इन्फॉर्म। तो राइट टू बी नोन और राइट टू बी इन्फॉर्म को अब आर्टिकल 21 में जो है वो मिला दिया जाता है। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कंफाइनमेंट। अभी देखिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट क्या होता है कि किसी एक प्रिजनर को रिग्रेस पनिशमेंट देनी है, उसको 6x6 के या छोटे से एक कमरे में, जिसमें कई बार लाइट भी नहीं आ रही, उसके अंदर बंद कर दे। तो इसके अगेंस्ट क्या राइट है? देखिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट जो है, अकेला रहेगा, सनलाइट भी नहीं आएगी, ऐसी स्थिति में जहां पे एक इंसान नहीं रह सकता, तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी ऑफ कन्विक्ट्स, येट इट इज नॉट ओनली डिन्यूड। रिस्ट्रिक्शन है लेकिन उनके भी अधिकार है भाई, आर्टिकल 21 में वो भी कवर होते हैं। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, पेटिशनर बोलता है कि भैया जब से मेरे को यहाँ पे आया हूँ, कन्विक्शन हुई है, सेशन कोर्ट ने मुझको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल दिया है, जिसके संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट इज वायलेटिव ऑफ कन्विक्ट्स राइट टू लाइफ अगेंस्ट आर्टिकल 21। वो बोलता है भाई जो भी है, जिस भी टाइप की पनिशमेंट है आप वो दें विच कैन नॉट बी एंड सच काइंड ऑफ, कहता है इस टाइप की पनिशमेंट जो है, जो आप बोलते हैं कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट है, इसको आप प्रिजनर्स एक्ट के अंदर भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तो ऑलरेडी यार फंडामेंटल राइट है, हर इंडिविजुअल का राइट है, तो आप उसका हनन कैसे करेंगे? इसके बाद राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। कई बार आप ये देखें कि अगर एग्जीक्यूशन मृत्युदंड दिया है और वो 2 साल से ज्यादा लंबा खिंच जाए, 2 साल तक नहीं हो पाता, किसी को सेंटेंस नहीं मिलता, तो उसको कम्यूट करना पड़ेगा। ये टी वथीश्वरम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये हेल्ड किया जाता है कोर्ट के द्वारा, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, कि दैट डिलेड एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस इज कॉन्ट्ररी टू द आइडिया ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। जो बंदा रोज सोचे कि भाई आज मेरे को फांसी चढ़ा देंगे, कल चढ़ा देंगे, तो वो आप नहीं करेगा। और ये जो डिले हुआ है ना, इमरियलिस्टिक है, कैसे मर्जी हो जाए, कोई भी कुछ भी रीजन हो, आपका 2 साल से यदि ज्यादा का आपका डिले हो गया तो आपको कम्यूट किया जाएगा डेथ सेंटेंस के केस में। फिर बात आती है पब्लिक हैंगिंग। कई 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 बार सवाल उठता है कि सर हम विदेशों में देखते हैं, अरबियन कंट्रीज में देखते हैं, वहां तो पब्लिकली हैंगिंग होती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? देखिए रेयर ऑफ रेयर क्राइम डॉक्ट्रिन तो मैंने आपको बता दिया, रेयर ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन जिसमें आपको हर किसी को फांसी की सजा नहीं देनी। अब यहाँ पे क्या था, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था एग्जीक्यूशन का, डेथ सेंटेंस का स्टेडियम ग्राउंड्स में, जिसको सुप्रीम कोर्ट रोकती है। इन अटॉर्नी जनरल वर्सेस लक्ष्मी देवी केस, वो बोलते हैं कि आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन है। एक बार्बरिक, एक घृणात्मक क्राइम के लिए आप एक घृणात्मक पेनल्टी नहीं दे सकते, आप सबके लिए सामने पब्लिक डिस्प्ले में नहीं डाल सकते। आप दीजिए सजाए मौत, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सबको दिखाएंगे। एवरीवन कैन नॉट लुक एट द डेथ एग्जीक्यूशन, राइट? तो ये बोलते हैं ये तो आर्टिकल 21 के, और औरों के लिए भी तो होगा, जो देखेंगे सारी उम्र उनके दिमाग में वो इंप्रेशन रहेगा, तो वो बार्बरिक पेनल्टी होगी, वो नहीं कर सकते। फर्दर
राइट अगेंस्ट टेलीफोन टैपिंग। टेलीफोन टैपिंग के अगेंस्ट भी देखिए, ये भी आप किसी का भी टेलीफोन टैप करना इज अगेंस्ट देयर पर्सनल लिबर्टी। हाउ? ये प्राइवेसी के अंडर आ जाता है। तो सेक्शन 5 जो है टेलीग्राफ एक्ट का 1885 का, उसके तहत टेलीफोन टैपिंग अलाउ थी। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि कुछ सेफगार्ड लगाने पड़ेंगे टू एक्सरसाइज सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द टेलीग्राफिक एक्ट, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 20। इसीलिए टेलीफोन टैपिंग किसी की प्राइवेट बात आप टैप करके कहीं पे सुना दो, इट इज नॉट गुड, तो उसका इन्फ्रिंजमेंट होगा फंडामेंटल राइट्स पे उस पर्टिकुलर इंसान के। तो पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस राइट अगेंस्ट टेलीफोन टैपिंग में हुआ क्या था? तो ये कहा गया था कि अनलॉफुल टैपिंग जो होगी वो वॉयलेटिव होगी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 8, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। राइट, इसके अनलॉफ ये वॉयलेटिव है, इसीलिए इसको अनलॉफुल करना है। अनलॉफुल का मतलब क्या है? जो कोर्ट ने कुछ नॉर्म दिए, द कोर्ट लेड डाउन सम नॉर्म्स व्हिच आर टैपिंग कैन बी रिस्टोर्ड ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। सॉवरेन और इंटीग्रिटी के ऊपर अगर हमारे देश की कोई बात आएगी तो टैपिंग कर सकते हैं। सेकंड, आप सिक्योरिटी का अगर कोई माजरा है उसके ऊपर आप टैपिंग कर सकते हैं। यदि आपको फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं तो उसके लिए भी कभी कभी फोन टैपिंग की जाती है। उसके अलावा पब्लिक ऑर्डर के लिए की जाती है कि अगर हमको लगता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो फोन टैपिंग, जो जो लगता है कि ये लोग मिसक्रेंट्स होंगे, उनके फोन को टैपिंग की जाती है टू अंडरस्टैंड। देन कई बार इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, इससे पहले ऑफेंस हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए भी फोन टैपिंग की जाती है। तो ये ऑथराइजेशन कौन करता है भाई? ये ऑथराइजेशन देता है होम सेक्रेटरी, जो कि स्टेट और यूनियन लेवल पे ऑथराइजेशन आती है। ये ऑथराइजेशन केवल 2 महीने के लिए चलती है और उसके बाद इसमें प्रोविजन है कि री ऑथराइज किया जा सके। देयरफॉर अगर हम बात करें राइट टू प्राइवेसी, लॉ इज देयरफॉर indispensable which would be categorically laid down each individual's entitlement that can be forced in the court। तो आप देखिए, टेलीफोन टैपिंग एक अपने आप में किसी का फोन टैप करना, राइट टू प्राइवेसी में आप इंटरफेयर कर रहे हो बेसिकली उसके, राइट। फर्दर, राइट टू प्राइवेसी एंड सब्जेक्टिंग टू पर्सनल मेडिकल टेस्ट। अब ये क्या हुआ? देखिए, प्राइवेसी तो सबको पता है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21, देखिए ये हम नहीं बोलते क्लियरली कि क्या क्या आप ये माने कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस या इंक्रोचमेंट हो सकती है एक पर्सन के ऊपर। तो क्या है? There had been past few incidents where the privacy of an individual was subjected to debates। And ये हमेशा से एक डिबेट का मुद्दा तो रहा ही है, हमारे एमपीज में भी काफी डिबेट होती है कि पर्सनल लिबर्टी क्या है। नाउ दस पार्ट 21 जो है आर्टिकल, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड देयरफॉर the right to be free from restrictions on encroachment of his person whether there are imposed directly or indirectly। सो अब बात करते हैं श्रद्धा धर्म वर्सेस धर्मपाल केस की। यहाँ पे मैट्रिमोनियल कोर्ट ये बोलता है कि द कोर्ट हैज द पावर to direct the parties to divorce proceeding, can compel to undergo medical examination. Such a direction is not violative of Article 21 as long as material exists or order the medical tests। फर्दर, राइट टू गो अब्रॉड है सतवंत सिंह सहवानी वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिस। यहाँ पे राइट टू गो अब्रॉड को आर्टिकल 21 के अंदर डाला जाता है कि आप जा सकते हैं, और साथ में ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में राइट टू ट्रेवल एनीवेयर विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया को भी आर्टिकल 21 में ऐड किया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि आर्टिकल 21 के तहत मैं अब्रॉड जा सकता हूं तो मैं तो कभी भी चला जाऊं। देखिए, आपके पास उसके पूरा डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, अगेन में आता है वर्ड, वो पूरी तरह से जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए जाना। वीजा लेना तब जा पाएंगे ना, ऐसे कैसे चले जाएंगे। सेन फाइनल, राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशंस। इलीगल डिटेंशंस नहीं हो सकती। इन जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कोर्ट कुछ गाइडलाइंस देती है फॉर द डिटेंशन ऑफ द पर्संस। कोर्ट कहती है कि दैट इलीगल डिटेंशन was an arbitrary denial of personal liberty, hence it's a gross violation of article 21। तो right against illegal detention को ऐड किया जाता है हमारे
आर्टिकल 21 के अंदर। फर्दर, राइट ऑफ विमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एक मूवी आपको याद होगी जिसमें था, ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, पूरा वाक्य है, इसको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। सो जब एक मूवी में भी आया डायलॉग है, एक लड़की बोलती है, तो इसका मतलब क्या है? अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण मंदिकर 1991 का केस ये कहता है दैट एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू प्राइवेसी एंड नो वन कैन इन्वेड हर प्राइवेसी as and when one likes. Act of rape against the women is definitely the violation of her fundamental rights, especially violation of her right to life with liberty as provided under Article 21 of the Indian Constitution. Further, right to decent environment. देखिए, एनवायरमेंट आर्टिकल 21 बहुत वाइड वराइटीज को पकड़ता है, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन बट फॉर वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, लेक्स एक्सेट्रा, फ्लोराइड, फोना, सब कुछ होना चाहिए। वो बैलेंस होगा तभी तो सब कुछ होगा। तो न्यूमरस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट हक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू यूज ओनली सीएनजी व्हीकल्स एज अ एज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली। जब दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ गया तो भाई सिर्फ पॉल्यूशन का इफेक्ट सिर्फ इंसानों पे नहीं ना हो रहा, वहां के फ्लोरा फोना, इकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब हो रहा है, एयर वाटर सब कुछ पोल्यूट हो रहा है। तो ऐसे राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट माना गया। और आज हम टॉपिक को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद हम आपसे अगली बार अगले इस फ्राइडे को इसका नेक्स्ट कड़ी लेकर के आपसे मिलेंगे।